नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राधेश्याम बैरागी। हम लोगों ने अध्याय जर्मनी के एकीकरण और बिस्मार्क में चरणों का अध्ययन किया पिछले सेशन में भाग 19 में हम लोग बिस्मार्क और एवं उनकी नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। बिस्मार्क की गृह नीति, बिस्मार्क की विदेश नीति क्या थी, उसमें क्या महत्वपूर्ण बिंदु थे, चर्चा करते हैं। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 को बेडनबर्ग में हुआ था। 1859 में रूस में राजदूत और 1862 में फ्रांस में राजदूत के रूप में उन्होंने प्रसा की अंतर्राष्ट्रीय शाख में वृद्धि की। सितंबर 1862 में उन्हें प्रसा का चांसलर नियुक्त किया गया। इस रूप में उसने जर्मनी के एकीकरण के कार्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया, जिसमें उनकी रक्त और लौह की नीति ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। उसमें जो पहला बिस्मार्क की गृह नीति क्या थी? बिस्मार्क ने जर्मनी की भावात्मक एकता के विभिन्न राज्यों में प्रचलित कानूनों को निरस्त कर उसके स्थान पर संपूर्ण जर्मन साम्राज्य के लिए एक सर्वमान्य कानून की व्यवस्था की। आर्थिक एकता तथा विकास के मद्देनजर बिस्मार्क ने संपूर्ण जर्मनी में एक ही प्रकार की मुद्रा व्यवस्था को भी प्रचलित किया। यातायात की महत्ता को महसूस कर रेलवे बोर्ड का गठन किया गया और टेलीग्राफ विभाग को उसी से संबंध कर दिया। संपूर्ण जर्मन क्षेत्र में बैंकिंग प्रणाली को विकसित करने के लिए वृहत मात्रा में बैंक खोले गए। इस समय जर्मनी में तीव्र औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप समाजवादी विचारधारा का प्रसार भी होने लगा था। इस संबंध में लास्ले तथा मार्क्स ने जर्मनी का तत्कालीन आर्थिक नीति की निंदा की और यह घोषणा की कि जर्मनी के उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार अनुचित है। समाजवादियों द्वारा यह मांग की गई कि सरकार श्रमिकों को भी संपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार दे। जर्मनी की पार्लियामेंट में समाजवादी दल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ बढ़ते हुए अन्य प्रभावों के फलस्वरूप सरकार द्वारा औद्योगिक विकास एवं देश हित को ध्यान में रखकर समाजवादियों के प्रति कठोर नीति अपनाई गई। इस संबंध में कठोर कानून बनाए गए। समाजवादियों को सभा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। समाजवादी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। समाचार पत्रों, साहित्य पर रोक लगा दी गई। इन दमनकारी नीतियों से यद्यपि बिस्मार्क संतुष्ट नहीं था, फिर भी मजदूरों को समाजवादियों से अलग करने के लिए उसने राज्य समाजवाद की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने ये प्रस्तुत किया कि राज्य स्वयं मजदूरों की भलाई हेतु तत्पर है। उसने मजदूरों के हित में विभिन्न प्रकार की बीमा योजनाओं की शुरुआत की। स्त्रियों और बालकों के कामों के घंटों का निर्धारण व रविवार अवकाश से संबंधित कानून बनाए गए। हालांकि ये अलग बात है कि जर्मनी का राज्य समाजवाद जर्मनी में खास प्रतिष्ठा अर्जित न कर सका, परंतु उसका समाजवाद इंग्लैंड और फ्रांस के सामाजिक कानूनों के निर्माण हेतु प्रमुख आदर्श बना। अपने औद्योगिक वस्तुओं के हितों को ध्यान में रखकर बिस्मार्क ने जर्मनी के औद्योगिक उत्पादों के संबंध में संरक्षणवादी नीतियों का सहारा लिया ताकि घरेलू बाजार में जर्मनी के औद्योगिक उत्पादों की बिक्री हो सके। इस समय इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई कि औद्योगिक कच्चा माल एवं एक सुनिश्चित बाजार औद्योगिक प्रगति के लिए नितांत आवश्यक है। उस समय जर्मनी इंग्लैंड और फ्रांस की तुलना में उपनिवेश के मामलों में निम्न स्तर का देश था, अर्थात इसका कोई उपनिवेश नहीं था। फिर भी 1884 ईस्वी में बिस्मार्क ने अफ्रीका के पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी भागों में अनेक व्यापारिक चौकियों पर कब्जा कर लिया और इस रूप में बिस्मार्क ने जर्मनी के औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव रखी, जो कालांतर में यूरोपीय राजनीति में तीव्र संघर्ष का एक कारण बन गई। इसी के साथ ही बिस्मार्क की विदेश नीति के बारे में चर्चा करें, जो फॉरेन पॉलिसी उन्होंने बनाई। जर्मनी के एकीकरण के पश्चात यूरोप की राजनीति में महान शक्ति के रूप में जर्मनी का उदय हुआ। एकीकरण के पश्चात जर्मनी के नीति निर्धारण के संबंध में बिस्मार्क ने घोषणा की कि जर्मनी एक संतुष्ट राष्ट्र और क्षेत्र प्रसार में इसकी कोई रुचि नहीं। फिर भी अल्सास लोरेन का क्षेत्र जो उसने फ्रांस से छीन कर एक भूल की, उसके लिए फ्रांस से उसे सदैव सावधान रहने की अनिवार्यता थी, क्योंकि फ्रांस कभी भी इस देश को नहीं भूल सकता था। तब बिस्मार्क की विदेश नीति मूल रूप से फ्रांस को यूरोप में मित्रहीन रखना था, जिससे वह अल्सास लोरेन को प्राप्त करने के लिए जर्मनी से युद्ध करने की स्थिति में न आ सके। इसी बात को केंद्र में रखकर 1872 में बर्लिन में रूस, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के सम्राट के मध्य अनौपचारिक वार्ता हुई, जिसमें ये बात सामने आई कि यूरोप में शांति बनाए रखने तथा समाजवादी आंदोलन से निपटने के उद्देश्य में वे सभी एक दूसरे के साथ सहयोग एवं विचार विनिमय करेंगे। इसी आधार पर 3 सम्राटों के संघ का निर्माण हुआ, लेकिन यह संघ अस्थायी ही साबित हुआ। ये बात जग जाहिर थी कि जर्मनी या तो रूस के साथ या ऑस्ट्रिया के साथ, अर्थात दोनों में से किसी एक के साथ ही संबंध मजबूत रख सकता है। इसका कारण यह था कि बाल्कन क्षेत्र में रूस और ऑस्ट्रिया के हित एक दूसरे से टकरा रहे थे। स्वाभाविक रूप से ऑस्ट्रिया रूस की यह टकराहट जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रिया के संघ में व्यवधान डालती। अंततः रूस 3 सम्राटों के संघ के
से अलग हो गया। रूस के अलग हो जाने से बिस्मार्क ने इस बात को महसूस किया कि यूरोप में जर्मनी का एक अच्छा मित्र होना आवश्यक है। इसी आवश्यकता के तहत 1879 में 1879 में ऑस्ट्रिया जर्मनी के मध्य द्विगुट संधि हुई, जो वस्तुतः एक रक्षात्मक संधि थी। इस संधि के तहत यह बात तय की गई कि यदि ऑस्ट्रिया या रूस के मध्य युद्ध हो और इस युद्ध में रूस की सहायता फ्रांस करे तो उस स्थिति में जर्मनी ऑस्ट्रिया का साथ देगा, और यदि फ्रांस जर्मनी पर आक्रमण करे और रूस उसकी सहायता करे तो ऑस्ट्रिया जर्मनी का साथ देगा। दूसरे शब्दों में बात करें तो यदि रूस ऑस्ट्रिया पर अकेले आक्रमण करता तो उस स्थिति में जर्मनी तटस्थ रहता, और इसी तरह यदि फ्रांस जर्मनी पर आक्रमण करता तो ऑस्ट्रिया तटस्थ रहता। इसके अलावा बिस्मार्क इटली से मित्रता कर फ्रांस को यूरोपीय राजनीति में एकदम अकेला कर देना चाहता था। फ्रांस एवं इटली के मध्य ट्यूनिस के मुद्दे पर काफी तनाव हो गया। इस स्थिति में 1882 में इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया के बीच त्रिगुट संधि, ट्रिपल अलायंस जिसको बोलते हैं, नामक प्रसिद्ध संधि हुई। तत्कालीन यूरोपीय राजनीति में इस संधि का विशेष महत्व है, और क्योंकि इस संधि के अनुसार यह तय किया गया था कि यदि फ्रांस इटली पर आक्रमण करता है तो उस स्थिति में जर्मनी एवं ऑस्ट्रिया इटली की सहायता करेंगे। यदि फ्रांस जर्मनी पर आक्रमण करे तो इटली द्वारा जर्मनी को सहायता दी जाती, और यदि अन्य दो देश जैसे फ्रांस एवं रूस त्रिगुट के किसी भी देश पर आक्रमण करे तो इस स्थिति में त्रिगुट के तीनों देश मिलकर उसका सामना करेंगे। यह संधि वैसे तो सिर्फ 5 वर्षों के लिए की गई, परंतु समय समय पर हुए नवीनीकरण के पश्चात त्रिगुट संघ 1915 तक कायम रहा। यह गुप्त संधि थी जिसने यूरोपीय राजनीति में विभिन्न देशों के मध्य आपसी हितों की रक्षा हेतु गुटबंदी करने को बाध्य किया, और विभिन्न यूरोपीय देशों में अविश्वास, घृणा, नफरत आदि को पर्याप्त बढ़ावा दिया, जिससे विभिन्न देशों में व्यापक तनाव बढ़ा, और यही तनाव प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि के रूप में हमारे सामने आया। बिस्मार्क की एक और कूटनीतिक चाल थी रूस के साथ मित्रता की संधि। बिस्मार्क किसी भी हालत में रूस की दोस्ती नहीं खोना चाहता था। इसी का परिणाम था कि रूस के जार को विश्वास में लेकर बिस्मार्क ने 1887 में रूस के साथ पुनराश्वासन संधि नामक पूर्णतः गुप्त संधि की, जिसके अनुसार रूस और जर्मनी के बीच यह तय हुआ कि दोनों देशों में से कोई भी देश किसी तीसरे देश के साथ उलझता है तो दूसरा देश तटस्थ रहेगा। जर्मनी की ओर से भी ये वादा किया गया था कि वह बाल्कन क्षेत्र में रूस के हितों का विरोध नहीं करेगा। इस प्रकार बिस्मार्क ने रूस और ऑस्ट्रिया दोनों यूरोपीय शक्ति के साथ मित्रतापूर्ण संबंध कायम करने की कोशिश की। बिस्मार्क ने ब्रिटेन के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास किया। ब्रिटेन को खुश रखने के लिए बिस्मार्क ने जर्मनी नौसेना को बढ़ाने का कोई प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि इसका मानना था कि जब तक ब्रिटिश नौसेना को कोई चुनौती नहीं दी जाएगी तब तक वह किसी राष्ट्र का विरोधी नहीं होगा। क्योंकि इंग्लैंड फ्रांस के मध्य औपनिवेशिक प्रतिद्वंद्विता थी, कंपटीशन था, तब बिस्मार्क ने स्थिति का लाभ उठाकर घोषणा की कि जर्मन साम्राज्यवादी देश नहीं है तथा ब्रिटेन के साथ संबंध मधुर बनाए रखेगा। बिस्मार्क अपने युग का बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। अपनी कूटनीतिक संधियों के माध्यम से अपने फ्रांस को मित्र विहीन कर जर्मनी को यूरोप की सर्व प्रमुख शक्ति की पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने नवीन वैदेशिक नीति का सूत्रपात किया, जिसके तहत शांति काल में युद्ध को रोकने तथा शांति बनाए रखने के लिए गुटों का निर्माण किया। परंतु 1890 में पद त्याग के पश्चात ये पद्धति घातक हो गई। जर्मनी के विरुद्ध फ्रांस, रूस और गुटों का निर्माण हो गया। इस प्रकार बिस्मार्क की गुटबंदी की नीति ने कहीं न कहीं प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि का निर्माण तो कर दिया था। इस प्रकार ये दो मुख्य पॉलिसीज थी, बिस्मार्क की विदेश नीति और बिस्मार्क की गृह नीति। तो इस प्रकार हम लोगों ने इन नीतियों के बारे में चर्चा की। आप इसमें से मुख्य प्रसंगों को कमेंट बॉक्स में डाल के का जो है विश्लेषण या एम्प्लाइज का डेफिनेशन या उसके अंदर निहित भाव को पूछ सकते हैं। आज के लिए आज के सेशन में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे हम प्रथम विश्व युद्ध चैप्टर के साथ में। आज जो है जर्मनी के एकीकरण और बिस्मार्क के इस अध्याय का समापन करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ।